नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए आपके सामने और हमेशा की तरह शुरुआत शिव कुमार मिश्रा जी करेंगे। जी शिव जी। कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि हम कैसे बिहार में काम करें। जो आज कांग्रेस के बड़े नेता यानी मीडिया के सब कुछ इंचार्ज, जितने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सबके जो प्रभारी हैं, जयराम रमेश, आज उन्होंने कांग्रेस के मुंह पर कालिक पोत दी। अगर ये कालिक नहीं है तो देर रात तक उसे माफी कांग्रेस को मांगनी पड़ेगी, क्योंकि वो उन्हें इतने बड़े पद पर बैठने के बाद उन्हें यह पता नहीं है कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार कब थी, 1989 में सरकार किसकी थी। अगर उन्हें यह सब पता नहीं है तो फिर उन्हें सोशल मीडिया के इतने बड़े दायित्व पर रहने का अधिकार नहीं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा और उसके बाद किसी ने नहीं सोचा। कांग्रेस भी इस पोस्ट को रीट्वीट करती नजर आई है, कांग्रेस भी इस पोस्ट पर अपना कमेंट देते आई है। सारी वेबसाइट ने खबर लिख दी। क्या किसी ने यह विचार किया कि बिहार में 1989 में किसकी सरकार थी? 1989 में बिहार में किसकी सरकार थी, यह किसी ने सोचा? और सरकार थी तो किसने गिराने की कोशिश की? किसने इस सब पर बातचीत की? किसने इस सब पर सवाल किए? 8 जून 1980 से लेकर 14 अगस्त 1983 तक जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। 14 अगस्त 1983 से 1985 तक चंद्रशेखर थे। 1985 से 1988 तक विंदेश्वरी दुबे थे। और 1988 से लेकर 1989 तक 1 साल 24 दिन भगवत झा थे। और 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक यानी 270 दिन सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे। और 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक जगन्नाथ मिश्रा झंझारपुर वाले थे। और उसके बाद लगातार लालू प्रसाद यादव और उसके बाद राबड़ी देवी, उसके बाद नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार और जयराम रमेश। बाकी तो विश्लेषण संतोष पाठक जी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लीजिए, क्या यह सच नहीं है कि 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिराई थी? 1989 में। हैरान है। हमारे साथ संतोष पाठक जी मौजूद हैं। स्वागत और अभिनंदन। और सीधा संतोष पाठक जी के पास, इतना ज्ञान नहीं है और सरकार बनाने का बात कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए शिव जी, सीधे सीधे मैं कहूं तो कमजोर मोहरों के सहारे बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। कांग्रेस पार्टी में सेल्फ गोल करने वाले नेताओं की भरमार है, जबकि उनका मुकाबला किससे है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी से है, जो एक एक शब्द पकड़कर पूरे के पूरे चुनाव का माहौल बदल देते हैं। याद कर लीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव, मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला एक बयान दे दिया। अब इस देश में सिर्फ उत्तर भारत की बात ही नहीं करूंगा शिव जी, पूरे देश में आप किसी भी राज्य में निकल जाइए, जो भी छोटे छोटे गांव में जो चाय वाला होगा, वो अपने आप में राजनीतिक माहौल तैयार करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाने वाले मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बयान देकर एक तरह से सेल्फ गोल कर दिया। अब बिहार में विधानसभा चुनाव, बिहार में बड़ा विधानसभा चुनाव है, एक एक सीट पर मामला फंसा हुआ है, 100-100, 200-200, 500-500 वोट का मामला फंसा हुआ है, ये आप जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई भी प्रतिक्रिया देते हुए कई तरह के तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी तो कोई छोटी मोटी पार्टी तो है नहीं, बाकायदा रिसर्च विंग है उनके पास, बाकायदा सोशल मीडिया की एक पूरी की पूरी टीम बनी हुई है। और ऐसे माहौल में ये जो जयराम रमेश साहब का बयान जो है, जो कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट किया, जयराम रमेश साहब है क्या? वो जनरल सेक्रेटरी है, इंचार्ज कम्युनिकेशन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इंचार्ज कम्युनिकेशन के तौर पर वो बिल्कुल बॉस है।
क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पर क्या होना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या होना चाहिए, ये तमाम चीजें जयराम रमेश पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में जयराम रमेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर सवाल उठाते हैं। एक तो बड़ी बुरी बीमारी हो गई है, अजीब सी बीमारी हो गई है, ये शब्द मेरे नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ताओं के हैं, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तय होता है या कोई बड़ा मुद्दा होता है जिस पर बयान देना होता है, तो पहले ही आप एक्स पर पोस्ट करके, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एजेंसी को बुला लेते हैं, एएनआई को। हालांकि एएनआई कांग्रेस के साथ कैसा व्यवहार करती है ये तो खुद कांग्रेसी नेता ही बता सकते हैं, लेकिन एएनआई को बुला लिया जाता है, उनको बाइट दे दिया जाता है। तो जयराम रमेश ने एक पोस्ट किया, उसके बाद एएनआई को एक बाइट दी और एएनआई ने हिंदी इंग्लिश में उस बाइट को पोस्ट किया, और जयराम रमेश के उस बयान को, यानी एएनआई को दिए गए बाइट के कंटेंट को कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बाइट का कंटेंट हम नहीं दिखा सकते क्योंकि एएनआई एजेंसी है। और इसका पहला सवाल, क्या यह सच नहीं है, ये जो आपने भी जिक्र किया, जयराम रमेश ये पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि अप्रैल 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिराई थी, क्या यह सच नहीं है? और आगे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने नई आरक्षण नीति बनाई थी, जिसमें ओबीसी को 26% आरक्षण देने के लिए एक अधिनियम पेश कर विधानसभा में पारित किया गया। ये जयराम रमेश का पोस्ट हम दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अप्रैल 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने मिलकर कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी। अब पता नहीं बिहार का इतिहास उनको कितना पता है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास उनको पता कितना पता है, क्योंकि जिस अप्रैल 1989 का जिक्र कर रहे हैं शिव जी, उस अप्रैल 1989 में बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और सत्येंद्र नारायण सिन्हा, मैं फिर से दोहरा देता हूं, अप्रैल 1989 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 11 मार्च 1989 को वो मुख्यमंत्री बने। अप्रैल 1989 जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उस समय भी वो कांग्रेस के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, और 6 दिसंबर 1989 तक मुख्यमंत्री रहे। तो बिहार में नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आप कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री को माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपका चलिए स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, 79 की जगह आप 89 बोल गए, यानी 79 की जगह आप 89 बोल गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये पोस्ट कैसे कर दिया? कहाँ है? क्या कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम में कोई निगरानी नहीं रखता? क्या कोई जयराम रमेश को ये बताता नहीं कि सर आपने गलत बोल दिया, एजेंसी ने जो बाइट डाली है वो गलत डाली है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको ठीक करवा लीजिए, इसको डिलीट करवा लीजिए। आपके स्क्रीन पर ये मुख्यमंत्रियों के, बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची हम दिखा रहे हैं कि कौन से तारीख को कौन मुख्यमंत्री बना। अगर छोटा सा सर्च पे भी डाल देते जयराम रमेश साहब, तो ये चीजें उनको पता लग जाती। ये गलती अपने आप में बताती है। आप कह सकते हैं कि हाँ, गलती हो गई लिखने में, गलती हो गई समझने में, हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ी हो गई, तो भैया किसने कहा है कि हर चीज में कूद कर आप बयान देते हुए नजर आओ? क्या आपके पास ऐसे दिग्गज नेता, बड़े नेता नहीं है जो इन सवालों के जरिए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आए? क्या आपके पास इस तरह के बड़े नेता नहीं है जिनकी शब्दों पे पकड़ हो, जिनको बिहार की राजनीति की समझ हो, और उन राजनीतिक समझ के आधार पर, बिहार के इतिहास की जानकारी के आधार पर वो मोदी साहब को घेरते हुए नजर आए? और इसलिए हमने बाकायदा इसको ये कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी, अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है शिव जी, सबसे पहले हम संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इसको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी, यानी जयराम रमेश ने एक बार फिर से कांग्रेस को फंसा दिया है और अब वो उन नेताओं की सूची में शामिल हो गए। जी शिव जी। ये बड़ी गलती, ब्लंडर बार बार हो रही है। इससे पहले अमित शाह ने 1960 में कनॉट प्लेस पे सरदार वल्लभ भाई पटेल घुमा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको कहा कि तुम सिर्फ 10 साल झूठ बोलते हो, हम बोलेंगे 250 साल झूठ। उन्होंने कबीरदास और गुरु गोविंद को एक साथ नाश्ता करा दिया। तो जयराम रमेश ने कोई खास नहीं बोल पाया, 10 साल बोल पाया है। और 10 साल 89 79 लिखने में भी भूल हो सकती है, लेकिन सवाल यह है उसे दोहराते कैसे सब चले जाते हैं। अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, आप कुछ गलत बोलते हैं तो मैं रोकने का प्रयास करता हूं, मैं गलत बोलता हूं, आप रोकने का प्रयास करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, ये आप गलत बोल रहे हैं और इसके लिए हम बता रहे हैं कि ये तथ्य है। अच्छा, इसमें बुरी क्या बात है? ये एक अच्छी बात होती है अगर कोई गलती हो रही है और उसे सुधार दिया जाए। एक गलती हो रही है उस पर कोई अच्छा कमेंट दिया जाए, उसे
अच्छे तरीके से दर्शकों के मध्य रखा जाए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम सरकार से सवाल करते तो इसका मतलब कांग्रेस कुछ भी लिख दे उस पर हम सवाल ना करें। हम सरकार से भी सवाल करते हैं, हम विपक्ष से भी सवाल करते हैं, आप गलत क्यों बोल रहे हो। हमने अभी आपको सूची दिखाई, हमने पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक थे और भगवत झा 1989 में थे। उसके बाद फिर जगन्नाथ मिश्रा थे। नहीं, और शिव जी एक बात और है, कर्पूरी ठाकुर साहब की जब सरकार की विदाई हुई, हालांकि वो इतिहास सबको पता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर साहब के बाद भी जनता पार्टी की ही सरकार बनी रही बिहार में, सरकार नहीं गिरी थी, मुख्यमंत्री बदले थे। यानी जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को हटा के राम सुंदर दास यानी दलित नेता को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया था। तो इसको जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के बदलाव कह सकते हैं। और एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि जयराम रमेश, ठीक है गलती हो गई, लेकिन ये उनकी गंभीरता को दिखाता है। बार बार ये सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल और बीजेपी के एजेंट कांग्रेस पार्टी में भरे पड़े हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर जयराम रमेश बैठे हुए हैं, या तो वो बिहार के नेताओं से बात नहीं करते, या फिर उनकी अपनी जो टीम है या कांग्रेस पार्टी की जो सोशल मीडिया की टीम है वो कहते हैं अरे जाने दो ना, जयराम रमेश फंसेंगे तो फंसेंगे, हमारा क्या जाता है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि जयराम रमेश कोई व्यक्ति नहीं है, जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी का, इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये खबर दर्शकों के सामने लाने का जो हमारा मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि कांग्रेस कितने कैजुअल तरीके से चुनाव लड़ती है। जबकि आप जानते हैं अमित शाह ने जो कहा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में राज्यसभा में, आप उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में आप मुद्दा नहीं बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी कितनी बार उनकी जबान फंसली, लेकिन आप उनको मुद्दा नहीं बना पाए। लेकिन आपके सामने जो भारतीय जनता पार्टी है, सोनिया गांधी ने एक लाइन में मौत का सौदागर कह दिया था, मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उस बयान का फायदा उठाया। जब आपको पता है कि आपकी लड़ाई मोदी और शाह की जोड़ी से है, जो आपके एक शब्द से भी चुनावी माहौल बदल सकते हैं, और बाकी जो रहा सहा काम है वो मोदी मीडिया कर देती है। और जिस तरह से कई एजेंसियों पर, खासतौर से एक एजेंसी पर जिस तरह से सवाल उठते हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि सरकार का एजेंडा पूरा करती है, बीजेपी का एजेंडा पूरा करती है। आपको कौन सा मोह है, आपको कौन सा मोह है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि का कार्यक्रम होता है तो आप तमाम टीवी चैनल को रोककर सिर्फ उसी एजेंसी को अलाउ कर देते हैं। आपको कौन सा मोह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जब उद्घाटन नया कार्यालय होता है तब भी आप बाकी को रोक देते हैं, लेकिन एजेंसी को अलाउ कर देते हैं। और फिर सुबह सवेरे, मुझे उस एजेंसी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लगातार डेली हर मुद्दे पर अगर आप ही बोलते हुए नजर आएंगे क्योंकि आप उस विभाग के मुखिया हैं, तो फिर आप जानकारी रख के बोलिए, तथ्यों के साथ बोलिए, इस तरह की गलती नहीं कर सकते। और जयराम रमेश से मैं 79 और 89, ये मैंने एक स्वाभाविक तौर पर कह दिया कि हो सकता है इस तरह की गलती हो, लेकिन जयराम रमेश के साथ हिंदी अंग्रेजी की समस्या नहीं है सिर्फ, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत शानदार हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उनके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा और बड़े कैजुअल तरीके से उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया। लेकिन अब ऐसे माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी एक एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है, तब आपने बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया कि आपको खुद ही नहीं पता कि कौन से सन में आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे। आपको खुद ही नहीं पता कि कौन से सन में, कौन से काल में जो है वो कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। तो फिर आपकी समझ, आपकी कैजुअल अप्रोच पर सवाल खड़े होते हैं। और ये भी सवाल खड़ा होता है कि आप गंभीरता से बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया की स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हैं। जब आप खुद ही गलत करेंगे तो दूसरों को क्या सलाह देते हुए नजर आएंगे। चलिए, आप बड़ी अच्छी बात बताई है दर्शकों को, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे सभी दल रूबरू हो रहे हैं। अगर कांग्रेस 1960 के बयान पर अगर नंगा नृत्य करेगी अमित शाह के बयान पर, तो इस पर भी होगा, और इस पर होगा तो लोग सवाल करेंगे। सवाल करेंगे तो वैसे ही आप फंसे पड़े हो सवेर से अल्लाह बरू को लेकर, राहुल गांधी के बयानों को लेकर। किन किन बयानों पर आप सफाई देते फिरोगे, किस किस पर? इसका मतलब तो यह है कि कांग्रेस ने तो वो हाल बना रखा है कि मथुरा में जब राधे जी का नृत्य होता है तो फिर कभी कभी आदमी अपनी पाक की जगह उस घरवाली का लहंगा लेके भाग खड़े होते हैं। तो आप तो कहीं जरूरत है कुछ लेके भाग खड़े होगे। मतलब जो आदमी गमछा बांधता है, घर में पत्नी का लहंगा भी सूख रहा होता है, उसे ही लेके भाग खड़ा होता है, उसी रंग का है। तो क्या लेके भाग रहे हो आप? क्या राजनीति में आपने सब कुछ, रिश्ते नाते मर्यादा सब कुछ तार तार कर दी। अरे आप इस देश की सरकार बनाने की दावा करते हो और आपको पता नहीं है कि कब किसकी सरकार थी। आपको पता नहीं है कि कब सरदार वल्लभ भाई पटेल
का निधन हो गया, आपको पता ही नहीं है कि कब क्या हो रहा है। ऐसे लोगों को चुन के देश का भविष्य सौंप रहे हैं जिन्हें एबीसीडी नहीं आती है, और वो बड़े बड़े शीर्षस्थ पदों पर उन बड़े राजनीतिक दलों पर बैठे हैं जो संचालित करते हैं। कोई चाणक्य है, कोई महाचाणक्य है, कोई छोटा चाणक्य है, कोई बड़ा चाणक्य है, कोई मझला चाणक्य है, कोई मझला तो कोई लार्ज चाणक्य है। इन सब चाणक्यों के फेर में फंसकर भारत की जनता का दोहन होता है। मैं देखता हूं एक अच्छे खासे वकील हैं, बीजेपी के प्रवक्ता रहे काफी समय पहले, वो कह रहे थे कि 2013 में कई बड़े खुलासे 2G, AG, 4G, 9G, CG, POG, कोयला, सब घोटाले खुले। उन्हें यह नहीं पता है कि सारे घोटालों पर तो भारतीय जनता पार्टी माफी मांग चुकी है। अब उन घोटालों का जिक्र करके करोगे क्या? तो कई कुछ चीजें हैं जो पाठक जी दिखती कुछ और हैं और होती कुछ और है। इसका असर पड़ेगा, ये जरूर सोशल मीडिया पर कल इसका मीम बनता नजर आएगा। संतोष जी। नहीं, बिल्कुल सोशल मीडिया पर इसका मीम बनता हुआ नजर आएगा। अब बजाय इसके कि आप बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बेगूसराय की रैली में बड़ा दिलचस्प किया। उन्होंने दिन के उजाले में उन्होंने लोगों से कहा कि मोबाइल का टॉर्च जला लो। अब मैं आपको बड़ा बहुत ही दुख के साथ भी कह रहा हूं, मान लीजिए यही हरकत नीतीश कुमार ने की होती, अगर दिन के उजाले में कहते लो जला लो, मोबाइल का टॉर्च जलाओ, मोबाइल का टॉर्च जलाओ, तो नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा जाता। अब दिन के उजाले में नरेंद्र मोदी साहब लोगों से कह रहे हैं कि मोबाइल का टॉर्च जलाओ, ये किस तरह की हरकत है। लेकिन कांग्रेस इससे खेल नहीं पाती है, क्योंकि वो आपस में ही एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने में लगे रहते हैं। अब दिल्ली में बैठे हुए कई बुजुर्ग कांग्रेसी नेता बड़े खुश है कि चलो कृष्णा अल्लाह भरू साइड हो गए, कृष्णा अल्लाह भरू साइड हो गए, राहुल गांधी एक बार फिर से फेल साबित हो गए। कांग्रेस पार्टी की पूरी सोशल मीडिया टीम, कांग्रेस पार्टी की पूरी इलेक्शन स्ट्रेटेजी टीम, कांग्रेस पार्टी के वार रूम में बैठने वाले नेता, कांग्रेस पार्टी के तरफ से मीडिया को संचालित करने वाले, मीडिया को ऑपरेट करने वाले नेता, मीडिया के साथ समन्वय बनाने वाले नेता कितने कैजुअल अप्रोच के साथ काम करते हैं वो देख लीजिए। टीवी डिबेट में भी देखिए, बड़ा दिलचस्प बताता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता बैठेंगे, फिर एक संघ विचारक बैठ जाएंगे, फिर एक दो पत्रकार बैठा लिए जाएंगे जिनके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार तो लिखा होगा, लेकिन वो बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा बड़े भाजपाई होते, वो बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा बड़े भाजपाई होते हैं। किसने आपको कहा कि ऐसे 4-4, 5-5 जहां भाजपा के सरकार के लोग बैठे हैं, एक एलजेपी के बैठ जाएंगे। वो बिहार से लेके बिहार वाला जब मसला आया सीट बंटवारे वाला, तो उस डिबेट में नहीं बैठे, वो बार बार हाथ जोड़ लिया कि नहीं आज ये सीट बंटवारे पे नहीं बोलूंगा। बाकी उन्हें अमेरिका, इजराइल, रसिया, चीनी, कांगो, दक्षिण अफ्रीका, पता नहीं कहां कहां पे बिठा लेते हैं, और विपक्ष की तरफ से कितने प्रवक्ता होते हैं। एक समय वो भी था ना जब कांग्रेस पार्टी ने तय किया था, कई एंकरों का बहिष्कार कर दिया था कि हम इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो आप तय कर लो ना कि हमें डिबेट में जाना है या नहीं जाना है, और जाना है तो फिर आप भी तो प्रेशर डाल सकते हो कि देखो भैया डिबेट करवाना है तो बराबरी के आधार पर डिबेट होनी चाहिए। अगर राजनीतिक पत्रकार और विश्लेषक आपको बुलाने हैं तो निष्पक्ष पत्रकार बुलाइए जो निष्पक्ष बात कह सके, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा बड़े भाजपाई हो जाए। ये तमाम चीजें तय करने का काम इन्हीं नेताओं का है ना, जयराम रमेश हो, सुप्रिया श्रीनेट हो, पवन खेड़ा हो, इन्हीं लोगों का तय करने का काम है। लेकिन जब आप खुद का चेहरा चमकाने में लग जाएंगे तो फिर आप पार्टी के लिए फायदेमंद कहां रहते। मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, कई बार मैं आमतौर पर नेताओं की तारीफ करने से बचता हूं, लेकिन मैं सिंपल सी बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के हेड कौन है राष्ट्रीय? अनिल बलूनी, उत्तराखंड से सांसद है। कभी किसी ने टीवी डिबेट पर बैठे हुए देखा हो उनको? एक आध बार कभी उत्तराखंड का इशू आ जाता है तो बाइट दे देते हैं अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर। सुबह सुबह उठकर वो एनआई को बुलाकर, एजेंसी को बुलाकर बाइट नहीं देते हैं, या पीटीआई को बुलाकर या आईएनएस को बुलाकर बाइट नहीं देते हैं। वो अपना चेहरा चमकाने से ज्यादा इस बात पर देखते हैं कि भाई कौन सा प्रवक्ता किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ठीक है, और कौन सा प्रवक्ता दिल्ली में अवेलेबल है जिसको बुलाकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। चाहे तो वो भी दिल्ली सुबह सुबह उठ के ज्ञान की गंगा बहा सकते हैं, कौन रोकेगा उनको ज्ञान की गंगा बहाने से। ये फर्क है जिस फर्क को राहुल गांधी की टीम मिटा नहीं पा रही है। और आज तो कांग्रेस के अंदर, जैसा मैंने कहा ना, बुजुर्ग नेताओं का एक बड़ा समूह जो है पिछले 24 घंटे से बहुत ज्यादा खुश है, परसों से बहुत ज्यादा खुश है कि चलो
राहुल गांधी को एक बार फिर से हमने बेकार साबित कर दिया कि उसके युवा नेता ने, उनके करीबी नेता ने, कृष्णा अल्लावरू ने रायता फैलाया और बुजुर्ग नेता यानी अशोक गहलोत ने जाकर उस रायते को समेटने का काम किया। तो कांग्रेस वाले तो एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने में लगे हुए हैं। जयराम रमेश को इसीलिए किसी ने उनकी गलती की याद नहीं दिलाई, लेकिन अब मुद्दा तो बन गया है, बीजेपी मुद्दा तो बनाएगी। ये इसको कर्पूरी ठाकुर के मान सम्मान और अपमान से भी जोड़ देगी। आज मुद्दा तो बल्कि दूसरा होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर की पोती, जो कि जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्पूरी ग्राम जाने पर सवाल उठा दिया। कई तरह के वादों की याद दिलाई कि जो इन्होंने पूरा नहीं किया। चुनाव के समय ही कर्पूरी ठाकुर जी की याद आती है। इस तरह का भी गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया। आप इस तरह के गंभीर आरोपों के जरिए घेर सकते थे, लेकिन जब आप तथ्यों में आप गलती कर जाते हैं, तो फिर आप सेल्फ गोल करते हुए नजर आते हैं और अपने ही नेता को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं। और बिहार का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से जयराम रमेश ने फंसा दिया है। और अब जयराम रमेश, जैसा कि मैं कह रहा था कि मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, इमरान मसूद, कांग्रेस के अन्य कई नेता ने, ऐसे नेताओं की लिस्ट में अब जयराम रमेश भी शामिल हो गए हैं, जो कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को पलीता लगा देते हैं अपने बयानों के जरिए। और ऐसे बयान बहादुर नेताओं से राहुल गांधी निपट पाएंगे, नहीं निपट पाएंगे, ये मैं कह नहीं सकता शिव जी, क्योंकि कांग्रेस के बारे में फैसला तो राहुल गांधी को ही करना है। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी और दर्शक ये सोचें कि आखिर क्या होगा इस देश का भविष्य और क्या होगी इस देश की राजनीति की दशा, क्योंकि दशा और दुर्दशा दोनों आपको देखने को मिल रही हैं। तो इंतजार कीजिए 14 नवंबर का, क्या होगा बिहार का परिणाम। क्या कांग्रेस अपने मुंह पर कालिक पोतेगी या फिर सत्ता का हिस्सा बनेगी, इस बात का हम इंतजार करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।